In this video, we will discuss how rising America behave जब अमेरिका धीरे धीरे पावरफुल होने लग गया, उसके पास पावर आने लग गई, वो किस हिसाब से बिहेव करता है। एंड इसी चीज को समझने के लिए सबसे फर्स्ट ये देखेंगे कि जो मोनो डॉक्ट्राइन है वो क्या था। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे जैसे स्पेनिश अमेरिकन वॉर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ पनामा कैनल हो गया, जिससे एक हद तक पता चले कि अमेरिका ने क्या-क्या किया। और अल्टीमेटली लास्ट सेक्शन में ये देखेंगे कि हाउ अ राइजिंग पावर बिहेव, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अमेरिका। ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं जब धीरे-धीरे एक हद तक पावरफुल होने लगती है, वहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिखेगा। हम उस ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे फर्स्ट मोनो डॉक्ट्राइन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जेम्स मोनो ने दिया 1823 में। और ये एक हद तक एम था, ऐसा नहीं था कि शुरुआत से एक हद तक ये पॉलिसी थी। और यूएसए इनिशियली 1823 में उतना पावरफुल भी नहीं था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हो उसको उस लेवल पे आके चैलेंज कर सके। और इसमें जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है, जो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो अफेयर्स चल रहे हैं उनके बीच में अगर कोई टसल है या कोई पीस है, उसमें यूएसए इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, उस पे कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रहा है, उससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं। अमेरिका वहाँ किसी का साइड नहीं लेगा। इसके साथ-साथ अमेरिका ये भी कहता है कि जो एक्सिस्टिंग कॉलोनीज़ हैं, मतलब जो पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट मतलब नॉर्थ प्लस साउथ अमेरिका, उसमें जो कॉलोनीज़ अभी हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, उसमें भी अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा। बट इसके जगह यूएसए ये डिमांड करता है कि जो फर्दर कॉलोनाइजेशन है उसे एक हद तक स्टॉप करना। मतलब अगर यूरोपियन कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में वो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कॉलोनाइज करने की कोशिश करेगी तो यूएसए उसे अपोज करेगा। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उसके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं एक हद तक इंटरवेन नहीं करे। और इनिशियली जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, उसने जो अमेरिका का डिमांड है, जो मोनो डॉक्ट्राइन है, उसे इवन सीरियसली भी नहीं लिया। बट जैसे-जैसे अमेरिका धीरे-धीरे इकोनॉमिकली राइज़ करता है, उसकी पावर बढ़ती है, उसे एक हद तक ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता है। क्योंकि इनिशियली वो एक हद तक एम था, अब यूएसए इसे एक पॉलिसी में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, उस टाइप की एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करता है, व्हिच मीन्स कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसे एक हद तक चैलेंज करना। और उसका कारण आपको इस डेटा से ही दिख जाएगा। 1820 के आसपास का अगर आप डेटा देखें जीडीपी का पीपीपी टर्म्स में, उसमें टॉप 5 इकोनॉमी में आपको यूएसए दिखेगा ही नहीं। बट अगर आप 1890 का देखें तो यूएसए उस समय रैंक 1 पे है। मतलब उस समय 1890 में यूएसए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, लगभग बहुत ही पावरफुल हो चुका था। एंड इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको यूएसए की नेवी पे दिखेगा। जैसे-जैसे यूएसए इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, वो जो अपनी इवन जो नेवी है, उससे भी धीरे-धीरे ड्रास्टिकली स्ट्रांग करना स्टार्ट करता है। अगर आप 1890 के आसपास का डेटा देखें, तो उस समय जो यूएसए है, उसके पास लगभग ना के बराबर बैटलशिप्स थे। बट 1905 में जो यूएसए है, उसके पास 25 बैटलशिप्स थे। मतलब 15 साल में ही जो यूएसए है, उसने 25 के आसपास बैटलशिप्स बिल्ड कर ली। और उस कारण से जो यूएसए है उस समय की एक लीडिंग नेवल पावर बन गई, जो उस समय सबसे बड़ी पावर थी, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, उसके आसपास धीरे-धीरे पहुंचने लग गई। और जैसे-जैसे यूएसए की पावर बढ़ी, धीरे-धीरे जो अपना जो पावर है, उसे वो प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करता है। और उस समय जो नेवल पावर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी इस काम के लिए, क्योंकि उस समय एयरफोर्स था नहीं, आर्मी को आप हर एक जगह लेके जा नहीं सकते। तो अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में अपना पावर प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए जो नेवल पावर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। एंड वन ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट वाज वेनेजुएलन बॉर्डर क्राइसिस जो कि 1895 में हुआ। इसमें जो इधर वेनेजुएला है और इसका साइड जो इधर ब्रिटिश गुआना है, जो कि उस समय ब्रिटेन के अंदर था, आज तो इंडिपेंडेंट है। उनके बीच में ये जो रीजन है, उस चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट थी, क्योंकि उस समय भी एक हद तक गुआना के कंट्रोल में था, आज भी वो गुआना के कंट्रोल में है। पर जो वेनेजुएला है, वो इसे अच्छा खासा क्लेम करता है। इस चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट्स थी। इस केस में जो यूएसए है, उसे लगा कि हो सकता है कि जो यूके है, जो ब्रिटेन है, हो सकता है यहाँ फोर्स का यूज़ करे, हो सकता है वेनेजुएला पे अटैक करे इस चीज़ को लेकर के, उस डिस्प्यूट्स को लेकर के। और इसके बाद जो यूएसए है, जो ब्रिटेन है, उसे एक हद तक वार्न करता है कि जो फ़ोर्स है, उसका यूज़ वो ना करे। और जो यूएसए है, वो डिमांड करता है ब्रिटेन से कि वो आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट करे अंडर मोनरो डॉक्ट्राइन।
व्हिच मीन्स कि जो पूरा डिस्प्यूट्स हैं, पूरी जो प्रॉब्लम है, उसे ट्राइब्यूनल के थ्रू सेटल करे रेदर देन कि वायलेंट मेथड से। और इनिशियली जो यूके है, जो ब्रिटेन है, वो रिफ्यूज़ कर देता है। बट इसके बाद जो यूएसए के प्रेसिडेंट है क्लीवलैंड, वो धमकी देते हैं कि वो ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर में चले जाएंगे। एंड अल्टीमेटली जो ब्रिटेन है वो अग्री कर जाता है कि जो पूरा डिस्प्यूट है थ्रू आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट करेंगे। और उसका रिजल्ट 1899 के आसपास है, जहां ठीक ठाक टेरिटरी जो है ब्रिटिश गुआना को ही दे दिया गया। इसके बाद 1902 में एक और इंसिडेंट हुआ, दिस टाइम आल्सो इन्वॉल्विंग वेनेजुला। इधर जो जर्मनी है उसने ब्रिटेन और इटली के सपोर्ट के साथ जो वेनेजुला है उसका नेवल ब्लॉकेड कर दिया। और उसका कारण ये था कि जो डेब्ट उसने लिए थे, जो लोन उसने लिए थे, वो चुका नहीं पा रहा था वेनेजुला। और इसके साथ साथ जो जर्मनी है उसने जो वेनेजुएलन शिप्स हैं उसे एक हद तक श्रिंक किया। उसके बाद ये भी थ्रेटन किया कि जो पोर्ट है पोर्तो कबेले, उस पे भी जर्मनी अटैक करेगा। इवन दिस टाइम जो यूएसए है एक हद तक अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। वो जो जर्मनी है उसे वार्न करता है कि अगर जर्मनी 10 दिन के अंदर अपनी जो शिप्स हैं अगर वेनेजुएला से विथड्रॉ नहीं करती, तो जो यूएसए है हो सकता है फोर्स का यूज़ करे जर्मनी के अगेंस्ट उनके शिप्स को हटाने के लिए। और वो यूएसए इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि ऐसा ना हो कि इन चीज़ों का यूज़ करके जो जर्मनी है कोई नेवल बेस क्रिएट कर ले, कोई मिलिट्री बेस क्रिएट कर ले, जो कि यूएसए के लिए एक नुकसान होता है क्योंकि कोई दूसरी कंट्री उसके आसपास मिलिट्री बेस क्रिएट कर रही है। इसके साथ-साथ यूएसए ये भी डिमांड करता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं, अगर कोई डिफरेंसेस हैं वेनेजुएला के साथ-साथ, वो सेटल कर सकते हैं, बट थ्रू आर्बिट्रेशन, जो कि जो यूएसए है, वो खुद अरेंज करवाएगा। और ये जो दोनों इवेंट थे, चाहे 1895 का इवेंट हो या फिर ये इवेंट हो, ये बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि इसका मतलब था कि जो यूएसए है अब ओपनली चैलेंज कर रहा था यूरोपियन कंट्रीज़ को एंड स्पेशली ब्रिटेन को, क्योंकि उस समय ब्रिटेन जो है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी, स्पेशली नेवी के मामले में। इंडिया उसके कंट्रोल में था, ठीक-ठाक जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो उसके कंट्रोल में था। कई बार इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ब्रिटेन है, वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंशियल था। तो इसीलिए जो यूएसए है, उसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट था। अनदर सिग्निफिकेंट इवेंट वाज़ स्पेनिश अमेरिकन वॉर, जो कि 1898 में हुआ। इधर जो क्यूबा है, वो अभी भी जो स्पेन है, उसी के कंट्रोल में था। और क्यूबा का जो डिस्टेंस है अमेरिका से, वो था सिर्फ 145 किलोमीटर, जो कि बहुत ही पास है। और इसीलिए जो यूएसए है, एक हद तक कंसर्न रहता था। कई अमेरिकन्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे पास्ट में कि जो क्यूबा है, धीरे-धीरे जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो रही थी, हो सकता है क्यूबा भी उसी प्रोसेस में इंडिपेंडेंट हो जाए, बट कभी ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद कई अमेरिकन्स ने ये भी डिमांड किया कि जो यूएसए है, वो स्पेन पे अटैक करे, बट स्पेन पे अटैक करने का जस्टिफिकेशन ही नहीं था उनके पास। उन्हें कोई कारण तो चाहिए, जिस कारण का यूज़ करके वो जो स्पेन है, उस पे अटैक करे और उसके बाद जो क्यूबा है, वो एक हद तक इंडिपेंडेंट हो। वो अमेरिका के पास था ही नहीं। और जो यूएसए है, उसे वो जस्टिफिकेशन मिल गया 15 फरवरी 1898 को, जब एक एक्सप्लोजन के कारण यूएसए की बैटल शिप है यूएसएस मेन, वो हार्बर जो है हवाना हार्बर, वहाँ पे वो सैंक हो जाती है, जो कि क्यूबा का एक हार्बर है। और इस कारण से 266 के आसपास अमेरिकन्स मारे जाते हैं। और ये जो यूएसए की बैटल शिप है, वो उस समय वहाँ इसीलिए थी क्योंकि उस समय जो क्यूबा है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा था, एक हद तक इंस्टेबिलिटी थी। तो अमेरिकन जो हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सके, अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ को बचा सके, इसलिए वो बैटल शिप्स वहाँ थी। जैसे ही वह इंसिडेंट हुआ, जो मीडिया है और उसके साथ-साथ जो पब्लिक है, वो डिमांड करने लगती है कि ये स्पेन ने ही किया होगा और स्पेन के अगेंस्ट वॉर डिमांड करती है। बट इनिशियली जो प्रेसिडेंट थे मैकिनली, उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट इंक्वायरी होगी और उसी के बाद देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। जो क्लियर कट एविडेंस है, वो जो यूएसए की नेवी है, उसे कभी भी नहीं मिली। बट उन्होंने कहा कि हो सकता है ये कोई माइन या किसी टॉरपीडो के कारण होगा। और इसके बाद जो यूएसए है, जो स्पेन है, उसके अगेंस्ट वॉर में कूद जाता है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये था कि जो यूएसए है, उसने जो स्पेन है, उसे एंड ऑफ अगस्त तक हरा दिया। और दिसंबर तक दोनों ने पीस ट्रीटी भी साइन कर ली। और इस पीस ट्रीटी के अंदर जो क्यूबा है, उसे इंडिपेंडेंस मिल गई। जो स्पेन है, जिसके अंदर अभी प्यूर्तो रिको उसके कंट्रोल में था, गुआम इसके कंट्रोल में था, फिलीपींस उसके कंट्रोल में था। अब ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, अब वो यूएसए की जो कॉलोनी है, वो बन गई। The next significant event was Panama Canal incident।
और 16th सेंचुरी से ही जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो चाह रही थी कि एक कैनल बिल्ड करना है जिससे जो अटलांटिक ओशन है उसे जो पैसिफिक ओशन है उससे कनेक्ट कर सके, जिससे एक हद तक जो उन्हें उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता था उसे एक हद तक कम कर सके। फ्रांस ने 1880s के आसपास कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करी और फ्रांस ने उस समय इवन जो स्वेज कैनल है वो भी उन्होंने बिल्ड किया था, बट किसी कारण से वो फेल हो गया। इवन अमेरिका और ब्रिटेन का भी जो प्रोडक्ट है वो भी उतना एडवांस नहीं हो पाया, उनकी भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एक हद तक फेल हो गई। एंड जो रीज़न है जिस कारण से कंट्रीज़ पनामा कैनल बिल्ड करना चाह रही थी, वो आई थिंक बहुत ही सिंपल है। क्योंकि अगर आप डिस्टेंस देंगे, अगर कोई पनामा कैनल अगर यहाँ नहीं हो, तो अगर कोई न्यूयॉर्क से अगर उसे सैन फ्रांसिस्को जाना है और अगर वो शिप का रूट लेता है, लगभग उसे 13,000 के आसपास जो नॉटिकल माइल्स है, उतना कवर करना पड़ेगा। बट अगर वो पनामा कैनल का यूज़ करता है, तो वो लगभग 5,000 के आसपास पहुँच जाता है। मतलब लगभग 8,000 नॉटिकल माइल्स के आसपास जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, विच मीन्स कि एक हद तक इकोनॉमिकली भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। इस कारण से अच्छे खासे पैसे बचते, इसके साथ साथ टाइम बचता। बट ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ इकोनॉमिक कारण ही था, इसके साथ साथ एक और भी कारण था जिस कारण से जो अमेरिका है वो पनामा कैनल बिल्ड करना चाहता था। एंड वो कारण था नेशनल सिक्योरिटी। जो अमेरिका है, अगर कोई अमेरिकन वॉरशिप है, अगर मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को के आसपास है, उसे अगर आना है न्यूयॉर्क की तरफ, उसे लगभग 13 से 14,000 के आसपास माइल्स कवर करना पड़ता था, विच मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था। और इवन जो स्पेनिश अमेरिकन वॉर के समय भी जो अमेरिका है उसने इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करी थी। उनके जो बैटल शिप्स हैं उसे अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना पड़ा था, अच्छे खासे टाइम लग गए थे। बट उस समय जो कंट्री ऑफ पनामा है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एग्जिस्ट करती है, उस समय वो कोलंबिया के अंदर था। 1821 से ही वो एक कोलंबिया का प्रोविंस था और कोलंबिया की गवर्नमेंट ने जो अमेरिकन प्रपोजल है, उसे अगस्त 1903 में पूरी की जो कोलंबियन स्टेट है, सेनेट है, उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। और उसका कारण यही था कि फाइनेंशियल कारण था। दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, उसको लेकर के एग्रीमेंट नहीं थे। बट अब जो यूएसए है वो बैक डाउन करने के लिए रेडी था ही नहीं। और यूएसए को इसी बीच में एक मौका भी दिख गया। जो फ्रेंच बिजनेसमैन थे फिलिपे वरीला, उन्होंने यूएसए को बताया कि जो पनामा है उसमें एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है। एंड इनिशियली जो यूएसए है उसने एक हद तक टाइम लिया, बट एक समय के बाद उन्हें पता चल गया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, एक चांस है ऑफ पोटेंशियल रेवोल्यूशन इन पनामा। इसके बाद जो अमेरिका है उसने अपनी नेवी वहाँ भेजी, जो कि जो पनामा की कोस्ट है वहाँ पे लैंड करता है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी आर्मी को भी कहा कि जो पोटेंशियल लैंडिंग है उसके लिए एक हद तक अपने आप को तैयार करे, जिससे अल्टीमेटली वो पनामा में लैंड करे, जो पनामा है उसकी जो इंडिपेंडेंस है उससे एक हद तक सपोर्ट करे। ऑन नवंबर 3 जो रेबल ग्रुप्स हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। जो पनामा है अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। यूएसए के जो मरीन्स हैं उन्होंने जो मेन रेलवे लाइन था जिसका यूज़ करके जो कोलंबियन मिलिट्री है वो पनामा पहुंच सकती है, उसे उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया, उसे उन्होंने बंद कर दिया। इसके साथ साथ जो यूएसए की शिप है वो ये प्रिवेंट कर रही थी कि जो कोलंबिया की नेवी है वो यहाँ से जो सी का रूट है उसका यूज़ करके पनामा पे अटैक नहीं करे। इसके बाद यूएसए ने इवन जो कोलंबिया की गवर्नमेंट है उसे भी वार्न किया कि अगर वो जो पनामा के जो इंडिपेंडेंस है उसे अगर वो अपोज करेंगे तो हो सकता है कि जो यूएसए की आर्मी है वो उन पर अटैक करे। और इसके बाद जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था रेबल्स ने, उसके 72 आवर्स के बाद ही जो यूएसए है वो पहला ऐसा कंट्री बना जिसने जो पनामा है उसे एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद जो दोनों कंट्री है यूएसए और पनामा के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई कैनल को लेकर के, जिसमें कहा गया कि जो यूएसए है वो सबसे फर्स्ट $10 मिलियन देगा अप फ्रंट पनामा को। इसके साथ साथ एनुअली 2,50,000 के आसपास जो डॉलर है वो देगा उस पनामा कैनल के लिए। एंड अल्टीमेटली उसके बाद जो पनामा कैनल की बिल्डिंग है, वो जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होती है, जो कि अल्टीमेटली 1914 में कंप्लीट हुआ। और ये जो पूरा डील है यूएसए के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिशियल था। अगर आप 1921 में यूएसए कितना कमाता है उस पनामा कैनल से, वो लगभग $1 मिलियन के आसपास था। बट बिटवीन 1928 से 1930 के आसपास ये जो पूरा इनकम है वो लगभग 18 मिलियन के आसपास पहुंच गया था। एंड अल्टीमेटली 20th सेंचुरी के एंड में जिसके आसपास यूएसए ने जो फिर से जो कंट्रोल है फिर पनामा के पास दे दिया,
उस समय यूएसए का जो प्रॉफिट था वो लगभग $540 मिलियन के आसपास था, व्हिच मीन्स अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था। और ये जो सारे एग्ज़ाम्पल्स हमने देखे, वो कुछ लिमिटेड एग्ज़ाम्पल हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट विद कनाडा हो, जब कनाडा और जो यूएसए है, उसके बीच में जो अलास्का है, उसको लेकर के बॉर्डर डिस्प्यूट थे, तब जो यूएसए है, उसने अपने पावर को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया, यूज़ किया एज़ अ बार्गेनिंग चिप। इसके साथ-साथ बिटवीन 1905 से 35 के बीच में जो यूएसए लगभग 20 के आसपास टाइम जो है लैटिन अमेरिका के जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो इंटरफेयर करता है उनके इंटरनल अफेयर्स में, मेनली अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट और जो बाकी इंटरेस्ट हो, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, उसे एक हद तक सिक्योर करने के लिए। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम सबको पता है यूएसए ने क्या किया। चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में हो, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हो, वहाँ रेगुलरली इंटरवीन किया उन कंट्रीज़ के इंटरनल अफेयर्स में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। एंड अल्टीमेटली ये जो पूरी स्टोरी है वो हमारे लिए रिलेवेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे फर्स्ट इट एक्सपोजेस यूएसए। यूएसए को हम ज़्यादातर समय देखते हैं इसका डिस्कस करते हुए कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। बट इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि यूएसए ने खुद क्या किया। यूएसए ने हर एक वो चीज़ करी, चाहे वो सही था, गलत था। अल्टीमेटली अपने जो इंटरेस्ट है उसे सिक्योर करने के लिए उससे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि वो जो कंट्री है वो क्या चाहती थी। उसने वो किया जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। इसके साथ-साथ इट आल्सो टेल्स अस हाउ अ राइजिंग पावर बिहेव्स, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यूएसए किस हिसाब से बिहेव करता है। इस टाइप की जो ट्रेंड है, ज़्यादातर जो राइजिंग पावर है, उसमें आपको दिखेगी। चाहे उसी समय जो जर्मनी है, वो भी पावरफुल हो रहा था और जर्मनी भी धीरे-धीरे अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। सेम एग्ज़ाम्पल हम जापान के केस से देखते हैं, जब मेजी रेस्टोरेशन हुआ 1868 में। और उसके बाद जैसे-जैसे जापान पावरफुल होता है, वो भी अपने आप को एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है और फिर उसने चाइना में क्या-क्या चीज़ें करी, उसका एक हद तक जो रिज़ेंटमेंट है चाइनीज़ के अंदर, एक हद तक कोरियंस के अंदर अभी भी है। आजकल जो हम चाइना को करते देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में, और कुछ हद तक ये जो सेम ट्रेंड है, हो सकता है हम अपने केस में भी देखें कि जैसे-जैसे इंडिया पावरफुल होगी, सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है, जो सेक्शन ऑफ लीडर्स हैं, वो डिमांड करेंगे कि इंडिया एक हद तक और ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करे। इंडिया ये डिमांड करेगा कि इंडिया को उस लेवल की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि इट्स स्पेशल अबाउट अमेरिका, जर्मनी, जापान, चाइना। जैसे-जैसे कोई कंट्री पावरफुल होती है, राइज़ होती है, वहाँ पे आपको वो ट्रेंड दिखेगा। एंड इसके साथ-साथ अल्टीमेटली टेल्स अस कि व्हाई पावर इज़ सो इम्पोर्टेंट। अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें पावर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई कंट्री अगर कोई गलत एक्शन लेना चाहे, वो ले सकता है, स्पेशली अगर वो स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं पाएगी। हमने जो यूएसए का एग्ज़ाम्पल देखा, यूएसए ने जो कोलंबिया के साथ किया, कोलंबिया वहाँ कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि यूएसए उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और करेंटली भी जो हम कई बार देखते हैं, जब यूएसए ने जब इराक को इन्वेड किया, ज़्यादातर कंट्रीज़ यूएसए को अपोज़ कर रही थी, बट इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज जो चाइना कर रहा है साउथ चाइना सी में, और ये कंट्रीज़ ऐसा इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि ये कंट्री पावरफुल हैं। ये जो बाकी जो नॉइज़ हैं, जो बाकी डिमांड्स हैं, उसे एक हद तक ये इग्नोर कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास पावर है।